नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। ये जो राजनेता हैं, ये अपनी झूठ सच की राजनीति पे आधारित होकर आपको झूठे सपने दिखाकर, झूठी बातें कर कर, मीठी मीठी बातें करके लगातार सत्ता को प्राप्त करते रहते हैं। ये किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी जाति समुदाय के हो सकते हैं, या वो धार्मिक परिवेश में परिपूर्ण पले बड़े आचरण से परिपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, महात्मा लोग हो सकते हैं। लेकिन जब सत्ता प्राप्त करते हैं, ये संगठित धर्म के लोग भी अगर सत्ता में आते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं, तो बिना झूठ का सहारा लिए इनकी सत्ता प्राप्त इनको नहीं होती है। ये सही है। हमारे अनुरूप हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, हमसे वादे करेंगे, अपनी बातें बताएंगे और फिर सत्ता प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही सत्ता प्राप्त करते हैं, वो सारे वादे, सारे इरादे लोग खत्म कर देते हैं। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चल क्या रहा है। अभी जैसे इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस जैसे ही आने लगते हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। मुद्दा इसलिए खड़ा होता है, या मुद्दे में इसलिए भड़का दिया जाता है इन राजनेताओं के द्वारा, कि हम ये ना पूछें कि हमारी नौकरी का क्या हुआ, हमारी बेरोजगारी का क्या हुआ, हमारे काम धंधों का क्या हुआ, क्यों सरकारी उपक्रम बंद किए जा रहे हैं, क्यों लगातार सरकारी नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, वीआरएस लेने के लिए कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है ना। तो इन सब से भटकाने के लिए आपको क्या उलझाएंगे ये कि दुश्मन देश आक्रमण करने वाला है। वहाँ भी ऐसा ही होता है। चाइना और पाकिस्तान में भी कहा जाएगा कि हिंदुस्तान जो है हम पे आक्रमण करने वाला है, या हिंदुस्तान ने हमारी सीमा पे जो है फौजें तैनात कर दी हैं। ये सब लगातार चलता रहता है। हम भी कहते हैं पाकिस्तान, और अब तो चाइना भी है। चाइना को हम लोग जी भर भर की गालियाँ देते हैं, देते आए हैं। यही चल रहा है। अब अगर इस बीच इलेक्शंस आ जाएं, तो इसका बड़ा फायदा लोगों को मिल जाता है। सत्ता को, सत्ता किसी की नहीं होती। सत्ता धर्म का भी सहारा लेती है, और उस धर्म के सहारा लेकर जैसे ही प्राप्त कर लेती है सत्ता वो सब वातावरण भूल जाती है। पहले जब जाएंगे तो मंदिर की घंटी भी बजाएंगे, गुफाओं में भी बैठेंगे, गुफाओं में भी जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे, बड़े बड़े महात्माओं के, ऋषि मुनियों के मतलब पैर छुएंगे, कोई जनेऊ धारण करेगा, कोई तिलक लगाएगा, कोई कहेगा मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, कोई कहेगा मैं तो कृष्ण जी का भक्त हूँ, कोई राम जी का भक्त है। लेकिन होता क्या, जैसे चुनाव खत्म हो गई, इनके पास कोई जाता है, देखा है, सुना है कोई मंदिर जा रहा है? कोई, किसी भी धर्म के लोग हो, आप ये देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक देशी कुत्ता पाला था, रॉकी। उसने मुझसे कहा कि गुलाबी क्रांति पे बोलो। अब गुलाबी क्रांति क्या है, आपको याद है? गुलाबी क्रांति याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहाँ पे चुनावी सभा थी नवादा के अंदर। नवादा में वहाँ क्या होता है, चुनावी सभा में कहते हैं बहनों भाइयों, ये जो मनमोहन सरकार है, ये हरित क्रांति की बजाय गुलाबी क्रांति को बढ़ावा दे रही है बहनों भाइयों। और इस गुलाबी क्रांति की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें दूध नहीं पी पाती हैं। दूध बहुत महंगा हो गया है, गाय भैंस को मार कर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गुलाबी क्रांति की जा रही है। मीट एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बहनों भाइयों। अगर ये मीट एक्सपोर्ट बंद हो जाए, हमारी गौ माताएं, हमारे गाय बैल अगर देश में रहें, तो लोगों को पीने के लिए दूध मिलेगा, सस्ता दूध मिलेगा। 50 रुपये 60 रुपये लीटर दूध हो रहा है, ये दूध हमें 20, 25, 15 रुपये मिलेगा, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये बातें याद है ना? ये है गुलाबी क्रांति। सही बात है, हमें नहीं लगा यार, एक शेर आया है, एक जो है सिस्टम को बदलने आया, क्योंकि कांग्रेस से सब तरसते। कांग्रेस से क्या होता क्या है कि पिछले 30 वर्षों से कोई एक मत की सरकार नहीं थी, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। जो भी थी, कोalition गवर्नमेंट थी, जिसकी अपनी मजबूरियां होती हैं काम करने की। एक उनको आपसी एक गठबंधन होता है कि इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो होता क्या, उससे गुण धर्म के आधार पर ये लोग जो काम करते रहते हैं। हुआ भी यही, बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आए, प्रकाश में आए। ये और बात है कि अदालत ने उनको बरी कर दिया हो, उसमें कुछ ना हुआ हो, ये और बात है। लेकिन वास्तव में गुलाबी क्रांति के बारे में जब वो कहा, तो हमें भी लगा यार, गाय भैंस को वास्तव में सड़कों पर नजर नहीं आती हैं, और उसको मार कर एक्सपोर्ट किया जाता है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। बुरा लगा, लगना भी चाहिए। हुआ क्या, जैसे ही 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता प्राप्त करी, होता क्या, पहले ही वित्तीय वर्ष में के बजट सत्र में 15 करोड़ की सब्सिडी स्लेटर हाउस के आधुनिकीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए दे दी जाती है। क्यों? उसका नतीजा क्या होता है कि हम लोग जो हैं मीट एक्सपोर्ट या बीफ एक्सपोर्ट बढ़ जाता है।
बीफ एक्सपोर्ट विश्व में हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। 16-17 के आप उसमें उठा के देखो, आंकड़े सब गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा या सरकारी गजट से निकाल लीजिएगा किसमें क्या है। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान विश्व में नंबर तीसरा देश है। 16% की उसकी प्रतिशत की उसकी भागीदारी है पूरे विश्व के अंदर, नंबर 1 हो चुका है ना, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब लिखा पढ़ी की चीज़ें हैं, मैं आपको कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार जब आई, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। चावल एक्सपोर्ट में हम लोगों का बहुत बड़ा नाम था और हिंदुस्तान की जो पूरी प्रक्रिया थी वो जो है चावल एक्सपोर्ट की थी। लेकिन आज नंबर 1 किस चीज़ में है? बीफ एक्सपोर्ट में, मीट एक्सपोर्ट में। हिंदुस्तान की 4 बड़ी बीफ एक्सपोर्ट मीट एक्सपोर्ट की जो कंपनियां वो हिंदुओं की हैं। और यहाँ क्या हुआ? सत्ता के लालच में हिंदू मुस्लिम कराकर गाय भैंस के प्रकरण को सामने रखकर 20 के लगभग लोगों को मार दिया गया भीड़ के द्वारा। किसने करा ये सब? ये सत्ता ने किया ना। आपको सत्ता किस लिए दी गई थी? कि आप दूध सस्ता करें। दूध सस्ता हुआ क्या? आप बताइए, दूध सस्ता हुआ? वही का वो ये महंगा हो गया। बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत नंबर 1 है। अब अभी जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, 2026 तक 20% हम लोगों का शेयर होगा। आप देख लीजिएगा गूगल पे उठा के या अपने अपने आंकड़ों पर उठा। मैं कोई किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, बिल्कुल भी ना, मुझे भक्त बनना है, ना मैं किसी नेता के पीछे हूँ। लेकिन जो बात है समझ में आएगी ना कि दूध महंगा क्यों हुआ। उसके बाद आपको याद होगा जब इलेक्शन आए थे, सिक्किम का इलेक्शन था, बोले जी सेंचुरी जो है क्रिकेट में ही नहीं बनती है। सेंचुरी जो है भारत सरकार ने, हिंदुस्तान ने भी बनाई है। किसी बनाई? कि एयरपोर्ट वहां पे बनाए गए, है ना। कौन से एक्सपोर्ट? 100 का आंकड़ा हमने पार कर लिया। भाई 100 से ज़्यादा तो पहले रनिंग कर रहे थे, आपने उसमें क्या नया कर दिया था। लेकिन हुआ क्या? लोगों को बरगला गया। सिक्किम के इलेक्शंस थे, वहाँ पे एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया। अब एक्सपोर्ट कहाँ है? वो एयरपोर्ट है कहाँ? वो बंद हो चुका है। कहाँ चल रहा है? आपको ये भी याद होगा कि गुजरात इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया गया, बहुत बड़ा। जब पानी में जहाज उतारा जाएगा, 350 मीटर की दूरी जो है 35 मिनट में कर दी जाएगी। इंडिगो को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आज क्या हुआ? इंडिगो 18 लाख रुपए प्रति माह घटा रही है और उसने वो बंद कर दिया। वो बंद हो गया। कोई पूछेगा इनसे? कोई पूछने वाला है? नहीं पूछेंगे। हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछे कहाँ से? जब दिन भर आप जो है हिंदू मुस्लिम की डिबेट सुनोगे, दिन भर आप जो है एक जातीय कास्टिज्म की बात को लेकर डिबेट करोगे, तो ये सवाल हमारे दिमाग में ना आएंगे, ना आप पूछ पाओगे, ना अपने पूछने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हम लोग ना मानसिक तौर पे बीमार कर दिए जाते हैं। अभी बिहार इलेक्शन है, आप देख लीजिए, सुशांत सिंह, कितने आत्महत्याएं इस देश में होती हैं, कितने सैनिक मर रहे हैं, पुलवामा में कितने लोग मारे गए, लगातार सीमा पर लोग मारे जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई ढंग की चीज़ है? लेकिन सुशांत सिंह को लगातार पूरे जितने नेशनल चैनल्स हैं वो तवज्जो देते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार इलेक्शन से सुशांत सिंह बिहार से जुड़े हुए हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा। अब रिया सेन जो है, जब आत्महत्या केस में नहीं फंसती नजर आ रही, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 59 ग्राम गांजा कौन नहीं पीता? यहाँ हमारे यहाँ पे मैं पश्चिम से बिलोंग करता हूँ, मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार में लोग जाते हैं, हम भी जो है कावड़ लेने जाते हैं, तो कितने सारे लोग गांजा का उपयोग करते हैं मालूम है? सबको मालूम है। ये गांजा तो एक गांजा तो जो है आपको पता है क्या कहते हैं उसको। तो गांजा कौन नहीं पीता है? और 59 ग्राम गांजे के लिए आपने पूरा नेशनल मीडिया को, पूरी मीडिया को लगे हैं पीछे। सुनिए, देखिए, यहाँ से चली, वहाँ से चली, यहाँ ये खाया, वो खाया, ये टी शर्ट पहनी। पूरा नेशनल मीडिया जो है रिया सेन के पीछे लगा। अब रिया सेन से मन भर गया। अब क्या हुआ? अब उसने, सरकार ने प्रायोजित कार्यक्रम क्या करा? सरकार फिर लेके आ गई कंगना रनावत को, जो खुद ड्रग एडिक्ट थी, उसने खुद एक्सेप्ट किया था, है ना। अब उसमें ये लोग लग चुके। अब उनकी सरकार, इसको केंद्र सरकार बैक कर रही है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को गिराने के लिए। क्या है कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं स्पष्टली कह रहा हूँ कि हो रहा है, और बोलने की हिम्मत चाहिए। नहीं पूछोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर कह रहा हूँ मैं। अब जहाँ इसकी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? लगातार सरकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। माध्यम कुछ भी हो, बस इनकी सरकार वहाँ बननी चाहिए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान की आप प्रकरण देख लीजिए, गोवा का आपके सामने प्रकरण है, सिक्किम का आपके सामने प्रकरण है, कर्नाटका का आपके सामने प्रकरण है। और क्या प्रकरण चाहिए? सवाल ना पूछे, हम लोग उलझे रहे। अभी नया प्रकरण निकल कर आ गया, देखिए आप। बोले जी वो कंगना रनौत तो ठाकुर है, राजपूत है, तो ये तो राजपूतों का अपमान है, मराठा वर्ष से राजपूत हो गया। अरे क्या कर रहे हो यार? इन जो जिसके पैसे देकर हम लोग इनका नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये लोग क्या है? राष्ट्र सम्मानित कलाकारी तो हैं।
इन कलाकारों के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दोगे, तबाह कर दोगे, सिस्टम को तबाह कर दोगे। क्यों नहीं चर्चा होती बेरोजगारी पे, क्यों नहीं चर्चा होती शिक्षा पे, क्यों नहीं चर्चा होती कि मेरे को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, क्यों नहीं चर्चा होती कि सरकारी उपक्रमों को बंद किया जा रहा है। इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग भाई, मुझे बताइए क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या कारण है? लगातार हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। और ये सत्ताधीश लोग, ये सत्ता में बैठे लोग लगातार हमको गुमराह कर रहे हैं। ये सही है, बहुत सारे वादे ऐसे करते हैं जो ये लोग पूरे नहीं करते। सवाल तो बनता है, सवाल करते रहिए, वरना तबाह बर्बाद हो जाएंगे।